हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रवांडा। कहानी शुरू होती है, हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने कॉलेज दोस्त के साथ एक और दोस्त के पास जा रहा है कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए। पर बीच में वो उसे एक सिगार के बारे में काफी कुछ बताता है जो कि उसके होटल में आए हुए बड़े गेस्ट ने उसे गिफ्ट किया था। इसके बाद वो अपने दोस्त जॉर्ज के पास जाता है जो कि असल में एक पॉलिटिशियन पार्टी का मेंबर है। वो उसे भी कहता है कि तुम भी हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लो, लेकिन वो मना कर देता है। पर वो उसे जाते जाते अपनी पार्टी का फ्लैग दे देता है। इसके बाद जब वो अपनी कार में उसका सामान लोड करवा रहा था तभी एक बॉक्स गलती से गिर जाता है जिसमें ढेर सारे हथियार रखे हुए थे। उसे देखकर पॉल चौंक जाता है और पूछता है कि ये क्या है। वो उसे समझाता है कि ये मेरा कुछ सामान है, इसे सही जगह पर पहुंचा देना। अब वो मना कैसे करता, इसलिए वो उन हथियारों को रख लेता है। वापस जाते हुए उसका सामना कुछ लोगों से होता है जो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और रैली निकाल लेते। वो उनकी कार के पास आ जाता और उनसे पूछता है कि क्या तुम तुत्सी समुदाय के हो। तो पॉल कहता है कि नहीं, हम लोग हूतो समुदाय के हैं। फिर उस पार्टी का झंडा भी दिखाता है जो उसके दोस्त ने दिया था, जो कि हूतो लोगों को सपोर्ट करता है। असल में दोस्तों, रवांडा में ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे दो समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। वो कहीं भी अगर हूतो और तुत्सी को देखते हैं तो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से अभी पॉल को कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ ही समय के बाद वो अपने होटल चला जाता है जहाँ वो मैनेजर है। वहाँ उसकी मुलाकात कनाडा के जनरल से होती है जो कि यहाँ एक ऑफिशियल विजिट के लिए आए हुए हैं। वो उन्हें कुछ बियर्स भी पिलाते हैं जो बहुत ही महंगी थी। अब घर जाते समय वो अपनी कार का रेडियो ऑन करता है। उसमें सभी को बताया जा रहा था तुत्सी लोगों से दूर रहना है, वो आपके लिए जान का खतरा है। वो चैनल को चेंज कर देता है क्योंकि पॉल इन जात पात वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करता। अपने घर जाकर वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है जो कि उसका सबसे पसंदीदा काम है। उसके साथ उसका ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ पॉली भी मौजूद थी। तभी उसका बेटा आकर कहता है कि बाहर कुछ सोल्जर आ रहे हैं। जब पॉल बाहर जाकर देखता है तो कुछ आर्मी वाले उसके पड़ोसी को घसीट कर ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तुत्सी लोगों का जासूस है। लेकिन इसमें पॉल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने उसे बचाने की कोशिश करी तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो लोग चुपचाप अपने घर में आ जाते हैं। अब ये देखकर पॉल और उसके परिवार के मन में डर बैठ गया था। लेकिन अगले दिन जब वो अपने होटल जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि वो हूतो और तुत्सी लोगों के साथ शांति की बात कर रहे हैं। ये सुनकर सभी को थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। होटल में सभी एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि कौन हूतो है और कौन तुत्सी है। लेकिन बाहर आने पर उसे अपना एक दोस्त मिलता है जो उसे आगाह करता है कि आने वाले खतरे को लेकर। उसका कहना था कि वो अपने बच्चों को लेकर इस शहर से दूर चला जाए क्योंकि उसकी बीवी तुत्सी है और वो एक हूतो है। ऐसे में वो उसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन पॉल कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, ये हमारा घर है, हमारा देश है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है तो देखता है कि सड़क के दोनों किनारे पर तुत्सी लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हूतो लोगों के ऊपर खून सवार है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ पॉली बताती है कि प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई है। अब ये सुनकर उसके होश उड़ जाते क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने शांति की अपील करी थी। अगले दिन उसके सारे पड़ोसी उसके घर आते हैं और उसे रेडियो पर सुनाते हैं कि तुत्सी लोगों ने ही प्रेसिडेंट को स्पीच देते हुए गोली मार दी। जिसके बाद अब माहौल और बिगड़ गया है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप जितना जल्दी हो सके इस देश को छोड़ दें या फिर अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकले। ये सारी घटनाएं पॉल के लिए एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी उसके गेट पे आर्मी वाले आते हैं और वो पॉल से उसकी आईडी कार्ड मांगते हैं। वो हूतो था इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहते। इसके बाद सीनियर कहता है कि क्या तुम होटल डिप्लोमेट में काम करते हो, तो वो हाँ में जवाब देता है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है लेकिन पॉल की पूरी फैमिली यहाँ पर अकेले है। वो उन्हें ऐसे अकेले छोड़ कर नहीं जा सकते। वो जनरल उससे कहता है कि हम इतने लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी पॉली कहती है कि हमारे पास कार है, हम उससे आ सकते हैं। अब वो मान जाता और फिर सभी होटल पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी चीफ को, जो कि आर्मी चीफ होता है, उसे पता चलता है कि पॉली और इसके साथ कई सारे लोग तुत्सी समुदाय के हैं। इसीलिए वो उन्हें जमीन पर बैठने को कहता है। तभी पॉल बाहर आता है तो चीफ उसे एक जड़ देता है और कहता है कि तुम एक गद्दार हो, तुमने हमारे देश के गद्दारों को अपने घर में छुपा कर रखा था। पर वो उनके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि इन्हें जाने दो, वैसे भी ये रेबल नहीं है, इन्हें मार कर क्या फायदा होगा तुम्हारा। वो चीफ को पैसों का लालच भी देता है। जितने भी लोग थे वहां से सभी से पैसे लेकर वो चीफ को मना लेता है और उनकी जान बच जाती है फिलहाल अभी के लिए। लेकिन वो और सारे लोग अभी भी वहीं पड़े हुए थे। उनकी आखिरी उम्मीद पॉल ही था। ये बात वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो चीफ से कहता है कि मेरे साथ होटल चलो, मैं तुम्हें $1,00,000 दे सकता हूँ। वो मान जाता है उन्हें सेफली होटल पहुंचाने के लिए। जिसके बाद पॉल उन सभी को अपने होटल के स्टाफ रूम में ठहराता है। लेकिन यहाँ से अब आगे क्या होगा, बाहर हो तो लोगों को पता चल गया है कि तुत्सी लोग छुपे हुए हैं, तो वो उन सभी को मार देंगे और साथ में पॉल को भी। लेकिन यहाँ वो इस होटल के मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लेता है और सभी विदेशी गेस्ट से कहता है कि आप लोग घबराइए मत, ये बस इतने ही लोग हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आए।
जिसके बाद वो माशा नाम की लड़की से मिलता है जो कि मेडिकल एनजीओ में काम करती है। वो यूएन की तरफ से यहाँ पर आई थी। वो पॉल को अपनी कार के पास ले जाती है और वहाँ 12 बच्चों को दिखाती है जिनके अनाथालय को जला दिया गया था। अब उनके पास रहने को घर नहीं था। पॉल एक अच्छा इंसान है तो वो अपने साथ रख लेता है, लेकिन माशा से वो कहता है कि ये मेरे साले का घर है, एड्रेस है, क्या तुम उसकी फैमिली को यहाँ पर ला सकती हो। अब वो मदद के लिए मान जाती है। रात हो जाती है। पॉली बहुत ही घबराई हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। पूरे शहर में डर का माहौल है। तभी अचानक से पॉल को उन बच्चों का ख्याल आता है जो उस रूम में सुबह से बिना कुछ खाए पिए हैं। वो फौरन वहाँ एक स्टाफ लेडी को भेजता है और साथ में कुछ खाने का सामान भी। अब यहाँ एक दिन जैसे तैसे बीत गया था, लेकिन अभी जो मुसीबतें आने वाली थी शायद उसके लिए पॉल तैयार नहीं है। उधर यूएन आर्मी के चीफ एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। बेसिकली यूएन ने भी यहाँ पर कुछ सोल्जर को भेजा है ताकि शांति बनी रहे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा दिख नहीं रहा है। वो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि यहाँ पे जो मासूम लोग मर रहे हैं क्या आप उनकी मदद करेंगे। वो कहते हैं कि जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं होता हम कुछ नहीं करेंगे। हम पीस कीपर हैं, ना कि पीस मेकर। और उसकी बातों से रिपोर्टर कुछ खास खुश नहीं होता और डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो उसको रिकॉर्ड करेगा और फिर पूरी दुनिया वालों को दिखाएगा ताकि वो सच्चाई को जान सके और हो सके तो इनकी मदद कर सके। इसके बाद पॉल जाकर फ्रांस के होटल के हेड से बात करता है और उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें उस होटल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो इतने सारे मासूम लोगों को कहाँ पर रखेगा और इससे गेस्ट भी परेशान होंगे। कुछ देर बाद वो एक गेस्ट रूम में जाता है, तभी वहाँ जैक आता है। ये वही रिपोर्टर है जो उन चीफ का इंटरव्यू ले रहा था। वो पॉल को देखता है और फिर एक सीडी प्ले करता है जिसमें कुछ हुतो लोग तुत्सी लोगों को उनके घर से निकाल कर मार रहे थे। ये सब देखकर पॉल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे ये सब देखकर यकीन नहीं होता कि ये उसके देश में हो रहा है। उस रात वो फिर से जैक के पास जाता है और उसे इस काम के लिए शुक्रिया कहता है क्योंकि इससे बाहर वाले लोगों को पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और इसमें यूएन हमारी कुछ मदद भी नहीं कर रहा है। इधर माशा 5 दिनों के बाद वापस लौटती है और उन्हें बताती है कि मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर गई थी, लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। और उसके बाद मैं एक एनजीओ में गई जहाँ पर मैंने बच्चों की लाशें देखी। आखिर ये कौन लोग हैं जो बच्चों को भी बख्श नहीं रहे। ये सब सुन के पॉली वहां से उठकर चली जाती है क्योंकि उसके लिए ये सब एकदम विपरीत था। शायद उसने अपने भाई को खो दिया है। अब अगले दिन वहां पर कनाडियन आर्मी आती है जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो बच जाएंगे, लेकिन यूएन चीफ पॉल को बताते हैं कि वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए आए हैं, मतलब फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और वाइट लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें वो लोग गंदगी समझते हैं। अब चीफ ये बात कहते हुए बहुत ही शर्मिंदा और गुस्सा होते हैं। उन्हें इस बात से शर्मिंदगी हो रही थी कि उनके लीडर कैसे हैं जो इंसानियत को बचा नहीं रहे। पॉल समझ जाता है कि दुनिया सिर्फ अपने मतलब से चलती है, वो लोग वर्थलेस है, इसलिए उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है। ये जानकर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है और वो सभी लोग भी टूट जाते हैं। अब रात में पॉल पॉली से कहता है कि जब इस होटल में बाहर से बड़े बड़े लोग आते थे तो मैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। हम सब साथ में वाइन पीते थे, सिगार पीते थे, वो भी मुझे काफ़ी प्रेजेंट दिया करते थे, लेकिन ये सब एक दिखावा था और ये मैंने आज देख लिया। पर पॉली उसे संभालती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस सब्र रखना होगा। नेक्स्ट डे बाहर बस आती है जो सभी वाइट लोगों को ले जा रही थी, लेकिन जब जैक उस पर चढ़ने लगता है तो उसे शर्म आती है कि आखिर क्यों हमें और उनमें भेदभाव किया जा रहा है। वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। लेकिन आज वो अकेले जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। वो उसे रोकती है कि मुझे ले चलो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो सभी जाने लगते हैं कि तभी चर्च से कुछ बच्चे और औरतें भागते हुए आते हैं, लेकिन आर्मी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आप लोग अलाउड नहीं है। पर पॉल उस आर्मी की तरह नहीं है, वो उन वाइट लोगों की तरह नहीं है, वाइट लीडर की तरह नहीं है। वो लोगों में कोई अंतर नहीं करता, इसलिए वो सभी को होटल में ठहरा देता है। ये देखकर यूएन चीफ का सर शर्म से झुक जाता है। अब कैनेडियन आर्मी सभी वाइट लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। उन्हें जाते हुए देखकर सभी लोग अंदर से रोने लगते हैं कि ये ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब अगले दिन वो सो ही रहे होते हैं कि तभी उसके रूम में हुतू आर्मी पहुंच जाती है और उस पर बंदूक तानते हुए कहती है कि कहाँ छुपा रखा है उन सभी तुत्सी लोगों को। पॉल फौरन भागते हुए जाता है और फ्रांस होटल डायरेक्टर को कॉल करता है और इस सिचुएशन के बारे में बताता है। वो प्रेसिडेंट को कॉल लगाते हैं क्योंकि इस समय हुतो आर्मी को फ्रांस कंट्रोल कर रही थी, इसलिए प्रेसिडेंट के कहने पर वो सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो हुतो आर्मी वाला पॉल से कहता है कि इन सभी के साथ साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सब होने के बाद पॉल सभी को बताता है कि हमें अब कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला है, इसलिए हमें ये कुछ करना होगा। अब उसी रात होटल में हुतो जनरल आता है जो कि एक समय पे पॉल का अच्छा दोस्त था। वो उसे कह के होटल के बाहर कुछ सोल्जर को लाने को कहता है जो कि उनकी रक्षा कर सकते हैं।
जिसके बदले में वो उसे कुछ स्कॉच देगा। वो मान जाता है। इसके बाद रूम में जाने पर पॉली उसे बताती है कि अब होटल में खाना खत्म हो चुका है क्योंकि लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। क्या तुम कुछ लोगों को यहाँ से बाहर जाने को बोल सकते हो? तो पॉल मना कर देता है और उसने सभी को यहाँ पनाह दिया था, अब वही सबको आजाद भी करवाएगा। वो अपने दोस्त जॉर्ज के पास जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी में था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन अब वो हूतों का जनरल बन चुका है और बहुत सारी लड़कियों को कैद कर लिया उसने। पॉल उस जगह को देखता है। आसपास बहुत ही तुच्छ औरतें थी जिन्हें वैश्या बनाकर रखा गया था। तभी वहां जॉर्ज आता है। अब पॉल उसे राशन देने को कहता है, पर इसके बदले में वो उसे डबल पैसे देने को बोलता है। यहाँ पॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे देना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो उसे कहता है कि तुमने जिन लोगों को होटल में छुपा रखा है उन्हें हम कब का मार देते, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं आ रहा है। तब पॉल उसकी आंखों में देख कर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम रवांडा के सभी तुत्सी लोगों को निकाल सकोगे? वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन पॉल ने अपनी आंखों से अपना ही सवाल का जवाब दे दिया था। होटल जाते समय उनकी कार के आगे काफी स्मोक था, इसलिए कार गड्ढे में फंस जाती है। जब वो चेक करने के लिए उतरता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों असल में उनकी कार गड्ढे में नहीं बल्कि लाशों के बीच में फंसी थी, जहां पर पूरे रोड पर लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है कि आखिर एक इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। अब होटल तो वो पहुंच जाता है, लेकिन कई दिनों तक उसके दिमाग में वही लाशों का मंजर घूमता रहता है। ये सारी चीजें सोचकर देखकर वो कोने में बैठकर रोने लगता है। वो अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि आखिर वो क्या करे। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका साथी ड्यूब, जो कि तुस्सी है, वो उसे एक सवाल पूछता है कि आखिर लोग इतने समय में इतने जालिम कैसे हो गए कि उन्होंने अपने ही पड़ोसी को अपने हाथों से मार डाला। पॉल जवाब देते हुए कहता है कि आपका धर्म और आपकी जाति दिल तक रहती है तो आपको एक अच्छा इंसान बनाकर सिखाती है, लेकिन जब वो दिमाग में चढ़ जाती है तो वो आपको शैतान बना देती है। और यहाँ के लोगों के साथ भी यही हुआ है। वो जाति के नाम पर शैतान बन चुके हैं। उस रात पॉल और पॉली दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। पॉली को पता था कि शायद उनका अंत अब करीब है, क्योंकि वो एक तुत्सी है और तुत्सी का यहाँ पर बच पाना नामुमकिन है। लेकिन पॉल इतनी आसानी से उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वहां पर यूएन जनरल वापस आते हैं और वो एक अच्छी खबर लेकर आए थे। उन्हें एक लिस्ट देते हैं। वो सभी को एक लिस्ट दिखाते हैं जिनमें उन लोगों के नाम थे जिनके कोई रिलेटिव विदेश में रहते हैं। उन्होंने वहां की एम्बेसी में उनकी मदद के लिए आवाज लगाई थी, इसलिए वो सभी को ट्रक में बैठाकर, जिसमें पॉल की फैमिली भी थी, लेकिन जब वो लोग जाते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर जो भी बचे हुए लोग थे वो मायूस हो जाते हैं और ये पॉल से देखा नहीं जाता, इसलिए वो वहीं रहने का फैसला करता है। पर ये देखकर पॉली रोने लगती है। अब यहाँ न जाने कहां से हूतो लोगों को पता चल जाता है कि यूएन तुत्सी लोगों को लेकर जा रही है, इसलिए वो ये बात पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अब दोस्तों वो लगातार रेडियो पर तुत्सी के खिलाफ जहर फैला रहे थे। वो जहां भी दिखे उन्हें मार दो, यही बोले जा रहे थे। और ट्रक में तुत्सी हुआ ये सभी हूतों को पता चल जाता है। वो ट्रक से लोगों को बाहर निकालने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। अब इस बारे में पॉल को भी पता चल जाता है, इसलिए वो फौरन आर्मी जनरल को कॉल लगा के उन्हें रोकने को कहता है, जिसके बदले में वो उसे सबसे महंगी शराब देगा। अब वो मान जाता है और सही मौके पर अपनी आर्मी को वहां भेज देता है, जिसके बाद उन सभी लोगों को वापस होटल लाया जाता है। लेकिन यहाँ पॉली उससे बहुत ही गुस्सा होती है। उसने अपनी फैमिली को मरने के लिए छोड़ दिया था। वो उसे माफी मांगता और कहता है कि आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अगले दिन वो देखते हैं कि वहां के लोग अब स्विमिंग पूल का पानी पी रहे हैं, क्योंकि बाहर से वाटर सप्लाई को बंद कर दिया गया। तभी वहां पे आर्मी जनरल आता है और अपनी शराब लेने के लिए, लेकिन पॉल उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि शराब तो नहीं है, लेकिन वो उसे पैसे लेने से मना कर देता है और गुस्से में कहता है कि आज के बाद तुम्हारे लोगों का कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अब बस तुम्हें यूएन के ऊपर ही निर्भर रहना होगा। और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। पॉल मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली अभी भी खतरे में है, लेकिन चीफ जबरदस्ती करने लगता है। तो पॉल उसे समझाता है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो आपको वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा और फिर आपको उसकी सजा सुनाई जाएगी यूएन और अमेरिका के द्वारा। जनरल जानता है कि पॉल उसे बचा सकता है, इसलिए वो उससे धमकाता है कि तुम सभी को गवाही दोगे कि ये मैसाकर, ये जो खून खराबा है, ये मैंने नहीं किया और मैं निर्दोष हूँ। अब वो कुछ और बोल पाता है कि तभी होटल में हमला हो जाता है। वो जनरल से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर उसकी गैर हाजिरी में कुछ हूतो लोगों ने तुत्सी लोगों को बाहर लाकर बैठा दिया था और उन्हें मार रहे थे। लेकिन तभी वहां आर्मी आकर उन्हें भगाती है और फिर उन सभी की जान बचा लेती है। जब पॉल ऊपर जाता है तो उसे अपनी वाइफ और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। वो डर जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी फैमिली ऊपर बाथरूम में छुपी बैठी है, डर के मारे। वो सारे एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और ये मंजर बहुत ही डरावना होता है। नेक्स्ट डे वो दिन आ जाता है जब यूएन चीफ को अमेरिका से परमिशन मिल जाती है कि अब वो उन लोगों को आप रिफ्यूजी कैंप में ले जा सकते हैं। तो वहां पे ट्रक आ जाती है जिसमें सभी को बैठाया जाता है और उन्हें रवाना कर दिया जाता है।
सभी के अंदर एक उम्मीद थी कि अब वो बच जाएंगे। उसी समय हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में तुत्सी लोग इनके ट्रक के पीछे जा रहे थे। उनका अब घर छिन चुका था, ना तो इनके पास पैसे थे और ना ही कोई काम था। इस हिंसा ने उनके फैमिली, उनके परिवार वालों से सब कुछ छीन लिया था। इन सब के पास शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से वो सभी वहां से जा रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे कुछ हुतू लोग आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। मतलब अभी भी इनको चैन नहीं है। तो पॉल सभी से कहता है कि अपना सर नीचे झुका लो, बैठ जाओ। लेकिन इतनी देर में कहीं और से भी हुतू लोगों पर गोलियां चलने लगती है और ये होते हैं तुत्सी रेबल, जो कि वहां पर आ जाते हैं। अब तुत्सी ने भी हथियार उठा लिए हैं और अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए वो सभी हुतों को मारना शुरू करते हैं और उनका सामना करते हैं। इतने में ये लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर तुत्सी लोगों का कब्जा था। उसके अंदर ये सेफ थे। सभी लोग यहाँ से तंजानिया जा रहे थे, लेकिन पॉली अभी भी अपने भाई की फोटो लेकर पूरे कैंप में घूम रही थी। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो यहीं कहीं होगा, लेकिन काफी देर हो जाती है, उनका कोई अता पता नहीं होता। अंत में वो जाकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाती है, लेकिन उसी कैंप में मौजूद माशा को उसके भाई के दोनों बच्चे मिल गए थे। वो भागती हुई उस बस की ओर जाती है और बताती है कि उसके भाई के दोनों बच्चे अभी जिंदा हैं। वो वापस कैंप की तरफ भागती है। अपने बच्चों को देखकर वो रोने लगती है और उन्हें गले से लगा लेती है। दोस्तों, आज यहाँ हजारों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं जो अनाथ हो चुके हैं। ये पूरा नरसंहार 1994 में आकर खत्म हो गया, लेकिन इसमें पॉल ने तकरीबन 1200 लोगों की जान बचाई, जिसमें सिर्फ हुतो नहीं बल्कि तुत्सी लोग भी मौजूद थे। वहीं यूएन ने जॉर्ज और आर्मी जनरल को उम्र कैद की सजा सुनाई और जो भी लोग थे उन्हें तंजानिया में शिफ्ट कर दिया गया। और कुछ इतिहासकार का कहना है कि इस पूरे नरसंहार में 100 दिनों में करीबन 10 लाख लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। न जाने वो कौन लोग थे जिन्होंने सिर्फ सामने वालों को, बच्चों को, उनके परिवार को बस इसलिए मार दिया क्योंकि वो दूसरे जाति के थे। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी को लेकर? कमेंट जरूर करके बताइएगा, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।